नमस्कार, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है एडवोकेट प्रवीण कुमार। जिनको जिस प्रकार का अभिवादन स्वीकार है, आप लोग हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज की जो कहानी है वो आज तक की जितनी कहानियां मैंने सुनाई है उससे अलग है। आज की कहानी में एक आत्मा कातिल को परेशान कर देती है उसका जुर्म कबूल करने के लिए। कैसे करती है ये हम पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की आवाज़ लगातार इस तरह की बातें उठाते रहती है ताकि लोग उससे सीखें और क्राइम करने से और क्राइम के शिकार होने से बचें, ये हमारा प्रयास होता है। तो ये कहानी है रिया की। रिया उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के पास के एक गांव की रहने वाली लड़की। रिया की शादी हो जाती है। एक साधारण गरीब परिवार से रिया ताल्लुकात रखती है। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके 2 बच्चे भी हुए थे। परिवार बड़ा मस्त चल रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन हुआ और अनबन होने के बाद रिया और उसके पति दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों की जिंदगियां अलग राह पर चल पड़ती हैं। रिया कुछ दिन तक अपने ससुराल के आसपास रहती है। उसके बाद वो तय करती है कि गांव में मेरी माँ भी बूढ़ी है, उनका भी कोई सहारा नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि हम अपनी माँ के पास चलते हैं और माँ के साथ रहकर माँ का भी देख रेख करेंगे और माँ जब साथ में रहेगी तो बच्चों को देख रेख करने में थोड़ी सहायता मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी। तो इस विचार के साथ रिया अपनी माँ के गांव चली जाती। वहाँ ज़िंदगी दोनों की ठीक ठाक चलती है। लेकिन जब कहते हैं कि आदमी अकेला होता है तो सुकून पाने के लिए कुछ न कुछ बहाना और तरीका ढूंढता है। तो इसी सुकून के तलाश में रिया को पास के गांव में एक तांत्रिक का पता चलता है जो लखनऊ शहर के अंदर आता है। तो वहाँ पे एक तांत्रिक के बारे में रिया को जानकारी मिलती है। अब रिया के ज़िंदगी में इतना उथल पुथल मच चुका था कि वो तांत्रिक के पास शायद सुकून पाने के लिए जाने लगती। तांत्रिक से मुलाकात होती है। रिया को उससे बातचीत करके अच्छा लगता है। रिया ये भी देखती है कि लोग दूर दूर से भी उस तांत्रिक के पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते पाए जाते हैं कि उनको इस तांत्रिक के पास आने से सुकून मिल रहा है, यानी उनके समस्याओं का समाधान मिल रहा है। रिया भी उस तांत्रिक के प्रभाव में आ जाती है और उस प्रभाव में आने के बाद अब रिया का पहले तो उस तांत्रिक के पास महीने में 1 आध बार जाती थी, लेकिन अब जब भी उसके जीवन में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी बेचैनी सी महसूस करती थी तो रिया वहाँ चली जाती थी। तांत्रिक के यहाँ कुछ गाने बजाने टाइप का भी होता था, तो मुझे लगता था कि उससे रिया का मन बहल जाता होगा, इसलिए वो वहाँ और ज़्यादा जाना शुरू कर दी। अब लगभग सप्ताह में 1 बार रिया उस तांत्रिक के पास चली ही जाती थी। कई बार तो रिया जब उस तांत्रिक के पास जाती थी तो देर रात घर वापस आती थी। अब माँ को भी कई बार रिया वहाँ बोली कि चलो माँ वहाँ चलते हैं। माँ भी बेचारी विधवा थी,
तो वहाँ जाने के बाद 2-4-10 लोग बातचीत करने वाले, हाय हेलो करने वाले, नमस्ते करने वाले, अपना दुख बांटने वाले, सुनाने वाले मिल जाते थे। तो इन लोगों को वहाँ जा कर के अच्छा लगने लगा था। इसी प्रकार से जिंदगी उनकी चल रही थी। एक दिन करवा चौथ का दिन आता है, और करवा चौथ में चूंकि अब रिया का पति तो उसे तलाक दे चुका था, तो ऐसा कुछ रिया के पास करने का कोई था नहीं बहाना कि वो व्रत रखती। लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होने लगता है, रिया अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं उस तांत्रिक के पास जा रही हूँ और मैं आऊँगी। रिया जो है जाती है। घंटे, 2 घंटे, पहर, 2 पहर, 4 पहर बीत जाता है। वो तांत्रिक के पास से रिया वापस नहीं लौटती। रात को माँ कसम में रहती है कि पता नहीं रिया क्या करने लग गई। अब रात को बूढ़ी औरत, वो जा भी नहीं सकती थी, तो सोची हो सकता है कि आज वहाँ भीड़ होगा, लोग होंगे, तो इसलिए वो रह गई होगी तांत्रिक के पास, कल सुबह तक आ जाएगी। लेकिन सुबह तक माँ बेचैन हो उठती है और वो चली जाती है उस तांत्रिक के पास। जाकर पूछती है उस तांत्रिक से कि हमारी बेटी रिया यहाँ आई है या नहीं। तांत्रिक और उसके साथ 2-4 लोग जो बैठे हुए थे, उन लोगों ने बताया कि रिया तो यहाँ आई नहीं। उसके बाद थोड़ी देर तक वो बैठती है, मन में बहुत उथल पुथल हो रहा है कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, कहाँ चली गई, 2 बच्चे हैं घर में, उसका क्या होगा। बहुत तरह के परेशानियों से वो अपने मानसिक परेशानियों से गुजरने लगती। उसके बाद रिया की माँ को लगता है कि चलो आज नहीं आई है, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, तरसों आ जाएगी। इस प्रकार से लगभग 3-4 दिन गुजर जाते हैं। अब रिया की माँ बेचैन हो जाती है। उसके सारे जितने भी वो अपने घोड़े खोल सकते थे, जितने भी दिमाग वो लगा सकती थी, जिस के पास वो जा सकती थी, वो सब जा कर के कर लिया। रिया का पता नहीं चल सका। तब वो रिया की माँ जो है परेशान होकर के लखनऊ पुलिस स्टेशन में एक जाती है और जा कर के वहाँ ये कंप्लेन लिखवाती है कि हमारी बेटी जो लगभग वही 28-29 साल की रही होगी, वो गायब हो गई है पिछले 4 दिनों से। उसका कुछ अता पता नहीं है, घर में 2 बच्चे हैं, और वो बाकी बातें बताती ये भी है कि वो बोल के गई थी कि उस तांत्रिक के पास जाएगी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। मैं तांत्रिक के यहाँ गई तो उसने बताया कि हमारे पास तो रिया आई नहीं। अब तांत्रिक का नाम पुलिस जैसे ही सुनती है, तांत्रिक के दिमाग की बत्ती जल जाती है। पुलिस के दिमाग की बत्ती जल जाती है, और उसको चूंकि वो अब तांत्रिक का इतना कहानी पुलिस वाले लोग सुन चुके हैं, तो उसको लगता है कि हो न हो इसका कत्ल का, अगर इसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसकी वजह जो है वो तांत्रिक ही है। पुलिस जाती है और उसके बाद तांत्रिक के यहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तांत्रिक को जो पूछना है, जिस तरीके से पूछना है, 3rd डिग्री दे के पूछना है, वो सब कुछ करके देख लेती है पुलिस। लेकिन तांत्रिक जो है वो नहीं बताता है कि वो रिया के बारे में कुछ जानकारी उसके पास है। अंत में पुलिस ये मानने को मजबूर हो जाती है कि तांत्रिक के पास सचमुच रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं। रिया के बारे में जब जानकारी नहीं मिली पुलिस वालों को, तो वो तांत्रिक को छोड़ देता है। लेकिन पुलिस वाले 1-2 लोगों को, जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसका उन लोगों को कहा गया कि भाई तुम लोग ज़रा नज़र रखना इस तांत्रिक पे। उसके बाद अब चूंकि उसकी माँ है, जो लगभग रोज़ थाने तक जा रही थी और कहीं की पूछती थी कि साहब कुछ हुआ क्या हमारी बेटी का, साहब कुछ पता चला क्या हमारी बेटी का, तो पुलिस की नज़र तो बनी हुई थी। अचानक से पुलिस के दिमाग में एक बात आती है कि चलो कुछ और देखते हैं।
कोई और एंगल भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो रिया की माँ से रिया का फ़ोन लिया जाता है और उस फ़ोन को लेने के बाद उसके कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं। जब सारा कॉल डिटेल्स पुलिस चेक करती है तो उसमें 2 नंबर ऐसे थे जिस नंबर पे बातें रिया ज़्यादा किया करती थी। एक तो उस तांत्रिक से और दूसरा उसी के गांव का एक लड़का है जिसका नाम है पवन। पवन घर में अकेला रहता था, उससे वो ये लगातार बात में टच में थी। अब फिर से तांत्रिक को और पवन को दोनों को पुलिस उठाती है और फिर से दोनों से जिस प्रकार से पूछताछ पुलिस करती है वो सब कर चुकी, लेकिन दोनों ने अपना मुंह नहीं खोला और कुछ भी नहीं बताया कि रिया कहाँ है। अब बहुत ज़्यादा तो पुलिस कर नहीं सकती है, जितना वो कर सकती थी उतना की, और उसके बाद जो है दोनों अडिग रहते हैं अपनी बातों पे कि जी हम तो जानते नहीं। तो इन दोनों को छोड़ के इन्वेस्टिगेशन टीम को बोल दिया जाता है कि इन पे नज़र रखा जाए। और चूँकि ये मामला कोई ऐसा बहुत मीडिया में उछला हुआ मामला तो था नहीं, एक साधारण सा मर्डर का शिकायत था या ये अगवा का शिकायत था, तो पुलिस धीरे धीरे उस मामले में स्लो होने लग जाती। इस प्रकार से ये घटना सितंबर अक्टूबर की होती है। लगभग 6 महीना और गुजर जाता है, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी पता नहीं, और मामला जो है ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। अब पुलिस जो है अपने कामों में व्यस्त रहती है कि अचानक से एक दिन शाम में एक व्यक्ति थाने के दरवाजे तक आता है, और जब थाने के दरवाजे तक आता है तो वो व्यक्ति को पुलिस पहचान जाती है और पुलिस कहती है कि अरे ये तो पवन है जिसको हम लोगों ने पहले कई बार टॉर्चर किया या उसके साथ हमने पूछताछ की, आज ये क्यों आया है। अब पवन का जब पुलिस चेहरा देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पवन बहुत डरा हुआ सा, बहुत सहमा हुआ सा है, उसके होंठ सूखे हुए हैं, वो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, उसकी हालत खराब। पुलिस उसको पानी पिलाती है, बैठाती है, बोलती है बोलो कि क्या कहना चाहते हैं। बोलो पवन बोला कि साहब मुझे बस आप अरेस्ट कर लो, मैं ही हूँ रिया का कातिल। पुलिस सन्न रह जाती है, और चूंकि उसका चेहरा वो थरथरा रहा था, वो तुतला रहा था, तो पुलिस को ऐसा लगा कि जैसे इसको किसी ने दबाव में जो है मार पीट करके थाने में भेजा है कि तुम जाओ और जा कर के गुनाह कबूल करो। तो 1-2 आदमी को पुलिस पहले थाने के बाहर भेजती है कि जाके देखो तो कोई आसपास में है तो नहीं, किसी के डर से तो आके ये ऐसा नहीं बोल रहा। देखता है कि नहीं, वहाँ कोई नहीं। फिर वो कहता है कि साहब आप मेरी बात मानो और हमारा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी के दबाव में यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ही हूँ रिया का कातिल, ये मैं बताने आया हूँ और मुझे बस आप गिरफ्तार कर लो। पुलिस को फिर भी यकीन नहीं आती। पुलिस को लगता है ये बहकी बातें कर रहा है, मानसिक रूप से चूंकि इसको इतना हम लोग प्रताड़ित किए थे तो हो सकता है मानसिक रूप से इसको कोई दिक्कत हो गई होगी और उसकी वजह से ये आज आया है इस प्रकार से अपने गुनाह को कबूल कर। लेकिन फिर भी लगातार वो इस बात पे जोर देता रहा कि साहब मुझे तो आप बस अरेस्ट कर लो। अंत में पुलिस कहती है कि अच्छा चलो मान लिया तुम्हारी बात कि तुमने उसका कत्ल किया है, तो ये बता दो कि कत्ल तुमने कैसे किया। अब वो कहानी बताता है कि उसने कत्ल कैसे किया। बोला कि वो जो रात थी करवा चौथ वाली, तो चूँकि मैं भी अकेला रहता था और मेरी मुलाकात उससे हुई और उसके बाद बातचीत हमारी शुरू हुई,
हमारी बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे, बातें हमारी बहुत आगे तक चली गई थी। और हम लोगों ने तय किया था कि अब चूंकि हम उसको पत्नी जैसा मानने लगे थे, तो करवा चौथ के दिन वो आए और हमसे मिले, तो चलो एक तरीके से पति पत्नी के रूप में हम लोग रहेंगे, और उस दिन वो किसी और को ना देख करके हमें ही देख करके अपना व्रत तोड़े। तो वो आई तो ज़रूर थी, लेकिन जब मैंने उसको कहा कि जब तुम आ ही गई हो तो अब हम पति पत्नी हैं ही, तो आज की रात तुम हमारे साथ गुजार लो और आज की रात मत जाओ घर वापस, तुम कल जाना। उसने कहा कि नहीं, मैं घर जाऊंगी, घर पे 2 बच्चे। मैं उस दिन साहब दारू पिए हुए थे और अचानक से मेरे मन में एक गुस्सा सा आ गया, और मैं कोई वहाँ भारी पड़ा हुआ चीज़ था जिससे मैंने इसके सर पे पीछे से दे मारा। और ये मैंने अपने दारू के उसमें किया, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो मेरे बेड पे गिरी हुई है। जब मैंने प्रयास किया उसको समझने का, तो उसकी सांसें रुकी हुई थी। अब तो मेरा दारू भी उतर गया साहब, मेरे पैर तले ज़मीन निकल गया, और मुझे नहीं पता चला कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं था, लेकिन वो दारू के आवेश में, दारू में के उसमें और अपने आवेश में मैंने ये कर दिया और ये हो गया। फिर मैंने अपने कमरे को खोदा और इतना गड्ढा खोदा कि मैं उसको अच्छे से अंदर भर सकूं। तो उतना गड्ढा खोद के उसकी बॉडी को मैंने अंदर गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद मैं सुकून से जीने लगा। तब तक आप लोग हमें उठा लिए थे, लेकिन मुझे मालूम था कि जब तक वो बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है तब तक किसी को मालूम नहीं होने का कि कोई पता लगा ले। लेकिन धीरे धीरे मुझे रिया की आत्मा परेशान करने लगी, और बार बार वो मेरे आँखों के सामने आती और मुझे कहती कि तुमने मुझे मारा है, मैं तुमसे बदला लूँगी, मैं तुम्हारा गला दबा दूँगी। और अब मुझे नींद भी नहीं आने लगी थी। जब वो याद आने लगती थी, वो इस प्रकार की घटनाएं होने लगती थी, उसकी आत्मा मेरे सामने जब नाचने लगती थी, तो मैं दारू पी लिया करता था। लेकिन साहब अब हालात ये हो गए हैं कि वो दारू भी काम नहीं कर रहा है। 24 घंटा घर के अंदर, घर के बाहर, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, किसी को मैं देखता हूँ तो उसमें रिया ही मुझे दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि रिया अब मुझे मार ही देगी। तो इस प्रकार से जब वो कहानी सुनाता है और कहता है कि साहब अब मैं ना अरेस्ट होने से अच्छा है मैं अरेस्ट हो जाऊं, नहीं तो रिया मुझे मार देगी, इसीलिए आप मुझे अरेस्ट कर लो। अब पुलिस वाले को किसी की कहानी सुन करके कोर्ट इस बात को नहीं मानता, इसीलिए वो चाहता था कि इस घटना को, इसकी बातों को, जब गुनाह कबूल कर रहा है तो उसको घटना से, वास्तविक घटना से उस एविडेंस को कोरैबोरेट किया जाए, यानी उससे मिलाया जाए। तब पुलिस की एक टीम उसी रात जाती है पवन के घर में, उसी के कमरे में वो खुदाई होता है जिसमें कि उसका हड्डियां रिया की निकलती है। लेकिन रिया की हड्डियों को देख करके तो कोई ये पहचान नहीं सकता कि वो रिया ही थी। तो तब पुलिस जो है उसकी माँ को बुलाता है, और माँ जब आती है तो 2 चीज़ों से वो पहचानती है कि ये रिया ही। एक तो उसके हाथ की कंगन जो थोड़ा अलग था, यूनिक था, उस कंगन को जब उसकी माँ देखती है तो उसकी माँ कहती कि हाँ ये रिया का ही कंगन है। और जो दूसरी चीज़, उसका पैर एक बार फ्रैक्चर हुआ था तो उसके पैर में रॉड डले थे, वो रॉड अब साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मांस तो था नहीं शरीर पे, सिर्फ हड्डियाँ थी, और वो हड्डी वहाँ पे साफ दिखाई दे रही थी कि वो रॉड वहाँ पे डला हुआ है। ये 2 चीज़ों से उसकी माँ जो है कंफर्म करती है कि ये बॉडी रिया की ही है। उसके बाद पुलिस जो है उसको अरेस्ट करता है, लेकिन पुलिस को चार्जशीट बना के कोर्ट में दाखिल करने के लिए इतना किसी का कहना काफ़ी नहीं है।
तो तब जो है उसकी डीएनए सैंपल लेकर के उसकी रिपोर्ट मंगाई जाती है, जिसके माध्यम से रिपोर्ट में पता चल जाता है कि हाँ वो सचमुच रिया ही थी। अब वो केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, अभी मामला जो है वो पेंडिंग है। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको बताना बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए और किसी भी समय में गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा जो है आपकी ज़िंदगी का बर्बादी का कारण बन सकता है। आज की कहानी में तो आत्मा भी आकर के ये कबूल करवा लिया कि तुमने हमारा मर्डर किया। तो सतर्क रहिएगा और अपने आप पे काबू रखिएगा। जय भारत।